हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज की क्लास बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन लेकर आइए, प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन लेकर आइए, और वो भी केमिस्ट्री। जैसा कि सबको पता है कि केमिस्ट्री जो है वो बोर्ड की परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले विषयों में से एक, सबसे ऊपर इसको माना जाता है। तो आज हम ड्रीम क्लासेस के ऊपर बहुत ही स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, और आज जो बच्चा इस क्लास को पूरा करेगा, यकीन मानिए केमिस्ट्री में उसके एक भी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में छूटने नहीं चाहिए। रीज़न क्योंकि सबको पता है कि अधिकांश प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर्स या जो भी कहिए क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं, और आज हम उस क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी केमिस्ट्री में। जैसा कि ये बिल्कुल टाइप किया हुआ है, आपको बेहतरीन ढंग से जो है ईयर बाय ईयर 2009 से हमने शुरुआत करेंगे। हम 2009 से लेकर कंटिन्यू हम चलेंगे 2021 तक। उम्मीद करेंगे कि ये क्लास आपके लिए मज़ेदार हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और हाँ, एक और बात, अगर आपने हमारे साथ अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पे क्विज प्रतियोगिता और बहुत सारे पीडीएफ, जैसे ये भी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई मीन टेलीग्राम चैनल का। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ऊपर लिखा हुआ है ड्रीम क्लासेस, 11th-12th लिखा हुआ है, लेकिन समझिएगा कि भाई ये 12th वाले बच्चों का प्रीवियस ईयर है। भाई राहुल सर, केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2009 से 2021। ये हेल्पलाइन नंबर है 2023 वाले बच्चों के लिए, जो इस बार 2023 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे और अभी से ही पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे 10th 11th 12th हिंदी माध्यम, सीबीएसई और सभी तरह के बैच शुरू हो चुके हैं। 6200733858 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड नोटबुक, कंप्लीट गेसिंग नोटबुक, सब कुछ रेडी है। बस आप एक बार कॉल करिए और सारी जानकारी लीजिए और फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। चलिए शुरू करते हैं 2009 से, और आई होप कि बहुत बहुत मज़ा आने वाला होगा आपको। पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, सवाल बहुत बढ़िया है जी। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। मैं बहुत शालीनता से, बहुत गतिशीलता प्रदान करते हुए प्रश्नों का हल करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आए कि कम टाइम में हमने प्रीवियस ईयर्स का एक दिन में ही सॉल्यूशन कर लिया। तो पहला सवाल बहुत बेहतरीन है कि निम्न में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और आंसर बिल्कुल फटाफट देना शुरू करेंगे, और पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा K2SO4। ठीक है, किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए दूसरा सवाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होनी चाहिए। तो दूसरे प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा भाई टी इनवर्स, इसको सेकंड इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और राइट आंसर की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जो होगा वो टी इनवर्स होगा। चलिए सवाल है तीसरा कि H3PO3, ये सभी प्रीवियस ईयर से आप अपने क्वेश्चन बैंक का मिलान कर सकते हैं कि भाई सही है गलत है जो भी है। H3PO3 है एक, H3PO3 क्या होना चाहिए? H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है। कैसा है बच्चा पार्टी? द्विभाषमिक अम्ल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करिएगा, और 2023 के लिए अपने भाई बहनों मित्रों को बोलिएगा कि बैच ऑलरेडी अभी से ही ज्वाइन कर सकते हैं। कोविड काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, तो अभी से ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारा बैच लॉन्च हो चुका है। अगर उसको लाइव पढ़ना है तो लाइव के लिए भी बैच है, रिकॉर्डेड पढ़ना है रिकॉर्डेड के लिए बैच है, 10th 11th 12th। और हाँ, सीबीएसई के भी स्टूडेंट हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, 10th और 12th वाले। ठीक है, और कॉम्पिटेटिव के लिए बैच शुरू हो रहा है 10 फरवरी से। चैनल का नाम है ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। कौन सा? ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस फॉर बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटेटिव, नेवी, आपका जो डिफेंस लाइन होगा, एनडीए होगा, सभी की तैयारी करवाई जाएगी वहाँ पे। निम्न में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय? किस संक्रमण धातु का आयन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? प्रतिचुंबकीय। चौथा सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, और मैं सीधे सीधे, ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक सेकेंड, ये ऑप्शन गलत है जी। चलिए 4 नंबर में डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि डी में सही से लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से धातु का आयन प्रतिचुंबकीय, यानी 4 को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, क्योंकि 4 का ऑप्शन सही से नहीं दिया हुआ है। 5वां सवाल कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? भाई ये तो आसान क्वेश्चन है कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग। ठीक है,
छठा सवाल, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए? छठा सवाल, राइट आंसर जो होगा वो होगा 0। क्या होगा? 6 का राइट आंसर बी होगा। इसमें निकल की ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजेशन जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है ये शून्य होती है। सातवें सवाल की ओर रुख करते हैं। निम्न में से कौन सी दवा बुखार में काम आती है? सातवां सवाल, निम्न में से कौन सी दवा बुखार में काम आती है? एंटीपायरेटिक। बहुत कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी दवा बुखार के काम आती है? बुखार में एंटीपायरेटिक। आगे बढ़िए आठवें सवाल की ओर। मिथाइल एमीन के किस अभिक्रिया द्वारा मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है? बेहतरीन सवाल, लग्जीरियस क्वेश्चन है भाई। प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड प्रश्नों में से एक है ये कि मिथाइल एमीन को किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। याद रखिएगा कि भाई हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। 8 का राइट आंसर बी। आइए 9वें सवाल की ओर। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है किस अभिक्रिया के द्वारा? किस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि एकदम बिल्कुल दनादन आप लोग आंसर दे रहे होंगे और ये मज़ेदार आज का ये सीरीज होने वाला है, क्योंकि ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए जी एग्जाम से पहले। ठीक है, परीक्षा भवन में घुसने से पहले ये हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए भाई। एल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा। अच्छा, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी वही था जो स्टार्टिंग में है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। फ्रेपोलैक्टम किसका मोनोमर है? एकलक कहा जाता है जी मोनोमर को। किसका जी है बताइएगा? फ्रेपोलैक्टम किसका मोनोमर है, किसका एकलक है बताइएगा। 10वां सवाल एक बेहतरीन सवाल है, याद रखिएगा कि ये भाई नाइलॉन 6 का है। किसका होगा? नाइलॉन 6 का। चलिए 11वें सवाल, वहाँ पे हमने ऑक्सीकरण अवस्था पूछा था NiCO4 का। यहाँ ज्यामिति है, किस तरह की ज्यामिति है? चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, नन ऑफ दीज। 11वां सवाल, तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ये चतुष्फलकीय होना चाहिए। इसकी जो ज्यामिति होनी चाहिए वो चतुष्फलकीय होनी चाहिए। 12वां सवाल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन DDT देता है। क्लोरोबेंजीन जो है वो DDT देता है जब वह अभिक्रिया करता है किसके द्वारा? किसके द्वारा क्लोरोबेंजीन जो है वो DDT देता है, किस अभिक्रिया के द्वारा? 12वां सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर जो है वो होगा कैलोरल के साथ। जी हाँ, इसके साथ ये अभिक्रिया करेगा तो क्लोरोबेंजीन जो है वो क्या देगा? DDT देगा। देखिए ये 12 क्वेश्चन 2009 के लिए इंपॉर्टेंट था। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कस करें। जो रिपीटेड है, हाईलाइटेड है कि इस बार में भी ये प्रश्न पूछ दे, उस तरह के प्रश्नों का हम सॉल्यूशन करें। अब हम सीधे आ जाएंगे 2009 से, एक सेकेंड, हाँ जी सॉरी, हाँ, उसके बाद सीधे अब आ जाएंगे हम 2010 पे। देखिए इतना बेहतरीन आपको विकल्प कहीं नहीं मिलेगा। आइए 2010 पे सॉल्व करते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है वो किससे संबंधित है? बेहतरीन सवाल है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? क्वेश्चन ये अब हम लोग 2010 में आ चुके हैं। ठीक है, बताइएगा जी, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम जो है वो विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। दूसरे प्रश्न की ओर अगर हम रुख करें तो दूसरा प्रश्न आपसे कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कथन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कि कौन सा कथन जो है वो एक संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 2 नंबर सवाल, याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो है ये जो है एक संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। 2 का क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। कॉपर पाइराइड का सूत्र, ये बहुत लग्जीरियस, बहुत डिमांडेबल, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न। और याद रखिएगा आज का ये जो सीरीज है, आज की ये जो क्लास है वो हर बच्चे तक पहुंचने चाहिए। आपका कोई अगर दुश्मन भी है तो उसको भी भेज दीजिए, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके बोर्ड के फाइनल बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यहाँ से अगर 35 का, जैसे एग्जाम में 70 क्वेश्चन होते हैं, 35 का जवाब देना होता है, अगर यहाँ से 25 भी कवर हो जाता है, 30 भी कवर हो जाता है, तो समझ लो कि आपकी नैया जो है वो पार हो गई है इस बार ड्रीम क्लासेस के थ्रू। कॉपर पाइराइड का सूत्र, तीसरा सवाल, बेहतरीन प्रश्नों में से एक इसको माना जाता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र CuFeS2, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 3 का बी हो गया। चलिए चौथे प्रश्न की ओर अगर हम रुक करें तो कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म, अनुसंख्या नहीं होना चाहिए, अनुसंख्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या क्वथनांक का उन्नयन। बताइएगा 4 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? और बहुत कम टाइम वेस्ट करते हुए इन सभी प्रश्नों का हम सॉल्व कर रहे हैं। याद रखिएगा कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये एक अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। मजा आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा है, कोई
शक की बात नहीं है। और 2023 के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी से ही अपने भाई, छोटे छोटे भाई बहनों को बोलिए कि भाई जाओ 2023 के लिए बैच ज्वाइन करो। बैच का नाम है सफलता बैच, और वो बैच आपको ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप के ऊपर मिलेगा। 10th 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हिंदी इंग्लिश सबके अलग अलग टीचर, अलग अलग बिल्कुल एकदम वेरिएंट अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस है, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, और सबकी ऑफलाइन क्लासेस बहुत बेहतरीन चल रही है, और वही हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ टीचर अनअकैडमी से भी है। 5वां सवाल, ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु कितने होते हैं? 5वां सवाल जल्दी बताइएगा, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन परमाणु संख्या होती है? याद रखिएगा कि ग्लूकोज में 5 कायरल कार्बन परमाणु होते हैं, अवेलेबल मौजूद, ठीक है। अगला सवाल, CH3I3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बेहतरीन सवाल। छठा सवाल जल्दी से आंसर दीजिएगा, CH3I3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है? छठा सवाल। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, और राइट आंसर होना चाहिए कि I2 मुक्त होकर निकलना। ये जो है एंटीसेप्टिक, इसका जो है एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। 6 का राइट आंसर बी हो गया। आइए 7वें सवाल की ओर अगर हम रुक करें तो कहा गया ग्लिसरॉल है एक, बहुत बढ़िया सवाल। ग्लिसरॉल क्या है जी? ग्लिसरॉल है एक, तो याद रखिएगा बहुत जल्दी में, बहुत गति में आज क्लास करवा रहे हैं, और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा और यही पढ़ के जाइएगा एग्जाम के दिन। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां से प्रश्न आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। और 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल क्या है भाई? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। 7 का राइट आंसर सी हो गया। 8वें सवाल की ओर अगर हम रुक करें तो 8वां सवाल आपसे पूछता है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरस अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या कितनी होती है? एक बेहतरीन सवाल, एक प्रीवियस ईयर्स हाईलाइटेड प्रश्नों में से एक बोला गया है। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या, जल्दी बताइएगा भाई, बहुत बेहतरीन सवाल है। 3 होता है जी। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या 3 होती है। 9वें प्रश्न की ओर अगर हम रुक करें, कहा गया स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अवनयन में संयुक्त है। क्या संयुक्त है जी? स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अवनयन में संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, बताइएगा। याद रखिएगा ये भी बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, और राइट आंसर सी बी होगा, कार्बन जुड़ा होता है जी। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अवनयन में संयुक्त होता है सी, कार्बन, यानी 9 का राइट आंसर बी हो गया। आइए 10वें सवाल की ओर। निम्न में से कौन संघनक बहुलक नहीं है? बताइएगा, कौन संघनक बहुलक नहीं है? 10वां सवाल। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, और राइट आंसर जो होगा कि कौन संघनक बहुलक नहीं है, तो 10 का हम सी टिक मारेंगे। PTFE, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 11वें सवाल की ओर रुक करते हैं जी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आप बस हमारा इंतज़ार करिए अब, क्योंकि बहुत ढंग से हमारी टीम ने इसको लिख रखा है, ठीक है। सही है ना? एक सेकंड रुकिएगा। हाँ 2011 फिर आ जाएगा, ठीक है। 11वां सवाल, क्योंकि देखिए सब कुछ देखना पड़ता है ना, बहुत बारीकी से हमने इस नोट्स को तैयार करवाया है हमारी टीम ने। क्लोरोफेनिकॉल गलत लिखा हुआ है, क्या है? थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, राइटिंग आप सही कर लीजिएगा। क्या है जी? तो 11वां सवाल राइट आंसर जो है कि भाई ये जो है सर, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफेनिकॉल होना चाहिए, ये एक एंटीबायोटिक होना है। 11 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12वां सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट है? बताइएगा जी, कौन एक कार्बोहाइड्रेट है? 12वां सवाल, और राइट आंसर भाई लैक्टोज, ये जो है एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चा? ये एक कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, लाइक नहीं किया तो संकोच नहीं करिए, लाइक और शेयर आपकी जिम्मेदारी है, और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना, और ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना, ये आपका परम कर्तव्य है। और कर्तव्यों का निर्वहन करें और चीज़ों को गतिशीलता प्रदान दें, ताकि हम बहुत कुछ सीख पाएँ आपके साथ, मतलब हम आपको सिखा पाएँ, ठीक है, ताकि आपका बोर्ड का एग्जाम काफ़ी बेहतरीन जाए। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता, अच्छा ये
नीट के लिए भी काम देगा जी, याद रखिएगा, ठीक है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है। 13वां सवाल, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु होता है तो भाई ये होता है तुलनात्मक रूप से सक्रिय ईथर में, ठीक है। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो तुलनात्मक रूप से सक्रिय होता है। और कुछ टॉपिक है कि भाई देखिए, अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होता है, ठीक है, ये होता है Cu2Fe CN6CF2। ये आपका देखिए बहुत काम आएगा जी। आपसे पूछेगा कि भाई अर्ध पारगम्य, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, देखिए अभी ये ऑप्शन वाला नहीं रहा, ये याद रखिएगा कि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है, यहाँ पे दिया हुआ है। फियोन है, इसको फियोन बोला जाता है, ठीक है। और कार्बाइल एमीन, देखिए ये पूछता है कि कार्बाइल एमीन कौन है, लूनर कास्टिक AgNO3, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा सभी। देखिए इग्नोर नहीं करिएगा, ये क्लास इंपॉर्टेंट भी नहीं, सॉरी इंपॉर्टेंट ही नहीं, स्पेशल भी है, ठीक है। ये जो क्लास हम आपके लिए करवा रहे हैं, ये सीरीज बहुत सारे बच्चों का जो है सपना होता है कि काश हम प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन कर लेते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। और सोचिए एक क्लास में पूरा प्रीवियस ईयर्स करवा रहे हैं, तो ये 14, 15, 16 जो है वो इग्नोर मत करिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली भी पूछता है, ऑप्शन दे देगा कि कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली है या नहीं है। फियोन कौन सा है भाई, कार्बाइल एमीन का सूत्र बताइए, या कुछ भी लूनर कास्टिक का सूत्र क्या होगा, तो वहां पे चक्कर खा जाओगे फिर आप, ठीक है। 2009 और 2010 क्लियर हो गया, आइए 2011 की ओर, ठीक है, आ जाए। चलो 2011 में पहला सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, ठीक है, मतलब ये घोल है जी, ये इतना क्या है, ये घोल है, उसमें चीनी कितना है, चीनी इतना है 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। अगर आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा, आप निकाल भी सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कि भाई मोलल सांद्रण क्या होता है। अगर आपने पढ़ा है तब, ऐसे तो नहीं, फिर कोई उपाय नहीं है, बताइएगा। 234.2 ग्राम चीनी के घोल में अगर चीनी जो है 34.2 ग्राम है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा, याद रखिएगा। मैं टिक लगा देता हूं कि भाई 0.5 m, ठीक है, ये मोलल सांद्रण होता है जी। अब इसको निकालिएगा, वो आपके केमिस्ट्री वाले सर ने पढ़ाया होगा बेहतरीन ढंग से कि मोलल सांद्रण कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, ये आपको कुछ फिगर दिया हुआ है, इस तरह से बंधन बना हुआ है, इसमें x की वैल्यू यहाँ पे कितना भरेगा, ये भी आपको आपके सर ने बताया होगा, तभी आप इसका सॉल्व कर पाएंगे ये, ठीक है। अभी बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, 1-2 प्रश्नों से घबरा के ऐसा नहीं कि वापस चले जाना है कि छोड़ो अब नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। अभी इतने बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपके इस क्वेश्चन में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2011 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 2011 का, ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर होगा बच्चा वार्डी, वो राइट आंसर होना चाहिए, ये होगा जी आपका ये, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये तो आपको केमिस्ट्री वाले सर आपको बेहतरीन ढंग से, जब आपकी क्लासेस चलती होगी तो आपने पढ़ा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए कुछ क्वेश्चन है जो आपके ऊपर ऊपर फ्लो कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं, आप अपनी पढ़ाई को रोक दें, ठीक है। पूछ रहा है कि भाई ये जो आपको समीकरण दिया हुआ है, इसमें Fe का प्रसंकरण क्या है, कितना होगा भाई, किस तरह से इसका प्रसंकरण किया जाएंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, तो याद रखिएगा कि इसका प्रसंकरण है D2sp3, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आइए चौथे सवाल की ओर हम लोग रुक करते हैं। कह रहा है जल में H2, ये जो गैस हो गया, प्लस Cl2, और ये आपका जो है बनाता है क्या 2HCl, तो इसमें पूछ रहा है कि भाई कोटि क्या होगी, ठीक है। जब ये 2HCl बनाएगा तो इसका कोटि क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। 2-3 प्रश्न जो है वो आपको कंफ्यूजन वाले, लेकिन अब बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। कोटि शून्य होगा जी, 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। चलिए 5वां सवाल, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, इन चारों में से कौन जो है वो समर्थ है कि वो ज्विटर आयन का निर्माण कर देगा, बताइएगा। बताएंगे बच्चे, ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, 5वां सवाल। तो याद रखिएगा कि भाई ज्विटर आयन इसके थ्रू बनाया जा सकता है, H2N CH2COOH, ये आपका जो है ज्विटर आयन बनाने में समर्थ है। 5 का राइट आंसर डी। चलिए जटिल यौगिक आपको दिया हुआ है, CO C2O4 NH3 में कितने संभव समावयव हैं, बताइएगा। छठा सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर,
जो आपको समीकरण ऊपर दिया हुआ है, इस समीकरण में पूछ रहा है कि कितने संभव पॉसिबल समावयव है, बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 और राइट आंसर होगा बच्चा सी, यानी 3 समावयव जो है वो संभव है। चलिए अगले सवाल की रुख कर रहे हैं। अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए? आइए नीचे इसके ऑप्शन देखते हैं। स्टैंडर्ड अभिक्रिया के लिए, याद रखिए, सॉरी, अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड, दूध, गोंद, कुहासा, या ये क्या है, रक्त है जी, पता नहीं क्या, हाँ गलत लिखा हुआ है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, नहीं ये तो गलत होना चाहिए, कहाँ से हो जाएगा, ये होना चाहिए ऑप्शन, वही मुझे लग रहा है कुछ गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न है, हालांकि एक सर, अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड मानक इलेक्ट्रोड, वही मुझे लगा ये क्या हो गया, ऑप्शन में कुछ और आ रहा है क्या। अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड, यानी जिसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड, क्या होना चाहिए? आइए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जैसे आपको दिया हुआ है कुछ समझ में, ये आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत भाग बल, अच्छा ये Fe2 + 2E नेगेटिव, ये देखिए भाई, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। 7 का बी, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से देखिए आपके कुछ बेहतरीन प्रीवियस ईयर सवाल आने वाले। 8वां सवाल, सांद्र H2SO4 में निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? कौन 2 ब्यूटेन देगा जी? सांद्र H2SO4 में अगर निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन 2 ब्यूटेन देता है? 8वां सवाल, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर, याद रखिएगा कि ये देगा आपका 2 ब्यूटेन। कौन दो देगा जी? ब्यूटेन 2OL। क्लियर है? 8 का राइट आंसर जो हो गया वो सी हो गया। आइए 9वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 9वां बहुत बेहतरीन है, चलिए 9 और 10 एक साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है? लेक्लांसे, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण, या सभी? 10 नंबर क्वेश्चन की कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? चलिए 9 और 10 दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन को याद रखिएगा कि ये जो है, ये आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो है, ये द्वितीयक सेल है। और कौन जो है बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन का ये ए नंबर राइट आंसर होगा, सेलुलोज, ये जो है आपका होगा, ठीक है। तो 9 और 10 हो गया। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो याद रखिएगा कि तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाले का आंसर क्या होना चाहिए? याद रखिएगा, मैं ध्यान से समझाता हूं आपको। कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, वो मोल प्रभाज भी होगा और मोललता भी होगा। यानी ये दोनों जो है, इसका तापमान के द्वारा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 11 का राइट आंसर बी और सी, याद रखिएगा, बी और सी दोनों होगा जी। ये कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मोल प्रभाज और मोललता, हालांकि मोलरता इफेक्ट करेगा मोलरता के ऊपर, और नॉर्मलता, ये दोनों के ऊपर इफेक्ट करेगा। चलिए क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन में क्या आंसर हो गया? दो आंसर है, बी एंड सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, यहां पर भी कुछ इसी तरह का है जी। कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? निम्न में से कौन जो है वो अल्डोल संघनन में भाग लेता है? 12वां सवाल, याद रखिएगा कि अल्डोल संघनन में ये भी भाग लेगा, CH3 CHO, और अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे ढंग से पढ़ा है तो ये भी भाग लेगा, CH3 CO CH3। ये दोनों आपका जो है राइट आंसर है जी। क्लियर है? क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर होगा, एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 13वां सवाल कि डोलामाइट खनिज में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये भी कुछ इसी तरह से है कि डोलामाइट खनिज में जो है वो Mg और Ca दोनों पाया जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्नों में से एक है, बस कंफ्यूज करेगा। डोलामाइट खनिज में Mg और Ca, यानी बी और डी राइट आंसर। BHC क्या है? अब देखिए कुछ पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। BHC क्या है भाई? ये कीटनाशक है। जिलेटिन क्या है भाई? कोलाइड को कहा जाता है, जिलेटिन कोलाइड होता है। क्लोरीन जो है सस मोहक होता है, और सिलिकॉन जो होता है वो अर्धचालक होता है। ये इतना जो है ये IMP है आपके लिए, इग्नोर करना, मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा इस चीज़ का भाई। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएंगे कि भाई हाँ मैंने इसको इग्नोर कर दिया। आगे बढ़े, 2012 तक कवर हो चुका है, 11 तक, 9, 10, 11, 3 साल हमने कवर कर दिया जी। सोचिए प्रीवियस ईयर्स। 2012 पहला सवाल फटाफट करेंगे। देखिए ये पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है,
सोडियम ऑक्साइड जिसको Na2O में ऑक्सोडियम की कोऑर्डिनेशन यानी उपसह संयोजन संख्या कितनी है। बहुत बेहतरीन सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, इग्नोर नहीं करिएगा, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। सवाल है सोडियम ऑक्साइड जिसको Na2O बोला जाता है में सोडियम की कोऑर्डिनेशन यानी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है। पहला सवाल याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, चलिए आप देंगे आंसर, हाँ जी 4 होता है जी इसकी Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या, उपसह संयोजक संख्या। दूसरा सवाल 5% केन शुगर जिसका अनुभार अगर 342 है, ठीक है, आइसोटोनिक है, तो 1% घोल X के साथ X का अनुभार कितना होगा, कितना ग्राम होगा जी अनुभार इसका। ये न्यूमेरिकल टाइप का हो गया, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, पर फिर भी चलिए अभी ये आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया, प्रीवियस ईयर्स है, तो भाई हमारा कर्तव्य है कि इसका आंसर हम सही से ही बताएं। 68.4 ग्राम, ठीक है, ये इसका अनुभार होना चाहिए। 2 का राइट आंसर सी। तीसरे सवाल की ओर, कौन लायोफिलिक कोलाइड है, क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑप्शन मैं नीचे रख रहा हूँ, कौन लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है, कौन जो है वो लायोफिलिक कोलाइड है। ये कौन सा था, 12 का था ना, कौन लायोफिलिक, हाँ देखिए वही मुझे लग रहा था, उस समय हम गलतियां कर रहे थे और कुछ और कर रहे, मतलब किसी और का ऑप्शन किसी और के ऊपर आ गया था। दूध, गोंद, कुहासा या रक्त, बताइए कौन लायोफिलिक कोलाइड है। ये राइट आंसर होना चाहिए 3 का, भाई गोंद, 3 का बी, कौन लायोफिलिक कोलाइड है, गोंद जो है वो आपका लायोफिलिक कोलाइड है। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सी धातु प्रचुर प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी में पाई जाती है। एक लग्जीरियस, एक मार्बुलस क्वेश्चन है जी, बताइए कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी पर पाई जाती है। चौथा सवाल, और याद रखिएगा कि एल्यूमिनियम, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 4 का राइट आंसर सी हो गया। कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ है, बताइएगा। 5वां और 6ठा एक साथ सॉल्व करते हैं। 5वां कर है कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, और 6ठा कर है निम्न में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा। तो 5 का राइट आंसर जो होगा वो ए होगा भाई, F2, ये जो है वो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। और 6ठा का राइट आंसर बी होगा कि भाई इसका जो है आयनिक विभव का मान, वैल्यू जो है वो अधिक होगा। 5 का ए, 6 का बी। और आइए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। 7वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। 7वां सवाल कर रहा है कि किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। 7 नंबर क्वेश्चन में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है, तो भाई 7 का राइट आंसर डी होगा, NiCl4 का होल 2 जो है ये आपकी इसकी जो आकृति है ये चतुष्फलकीय है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। 8वें सवाल की ओर आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, बताएंगे कौन जो है वो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है, कौन प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो 8 का राइट आंसर जो होगा वो Mg, ठीक है, ये आपके प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 का वाले यौगिक को क्या कहेंगे, तो 9 नंबर क्वेश्चन, भाई सर इसको एल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे, CnH2n+2 वाले यौगिक को एल्केन कहेंगे। 10वां सवाल, निकेल जिसका NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछता है सर, शून्य होता है, ऑलरेडी एक बार पूछ भी चुका है, ठीक है। संचारण को प्रभावित करने वाले मुख्य, अच्छा यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करवा रहे, जो बार बार एक ही साल पूछा गया ना, एक ही साल एक ही क्वेश्चन 4-5 साल, तो ऐसा नहीं कि हम 5 बार लेकर आ गए, उसको एक ही बार करेंगे, ठीक है। ये आज के क्लास की सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है बच्चों। तो संचारक को प्रभावित करने वाले, क्वेश्चन नंबर 11, संचारक को प्रभावित करने वाले, एक सेकेंड क्या था क्वेश्चन, हाँ, संचारक को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, ये बड़ा लग्जीरियस क्वेश्चन है जी, परेशान करेगा। हाँ देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, क्योंकि ये तीनों प्रभावित करेगा। धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, CO2 जल की उपस्थिति, या धातु में उपस्थित अशुद्धि, ये तीनों। चलिए 12वां सवाल, कौन जो है LiAlH4 द्वारा अवकृत होकर इथाइल एल्कोहल देता है, बताइएगा इन चारों में कौन जो है ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा CH3COOC2H5, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड 13वें सवाल की ओर रुख करते हैं कि निम्न में से किन
स्पीसीज का आबंध क्रम ये होना चाहिए, सही है ना? हाँ ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, तो याद रखिएगा कि ये 13 का राइट आंसर ए भी होगा और बी भी होगा, इन दोनों का जो है ये स्पीसीज का आबंध क्रम होना चाहिए, 13 का ए और बी, ठीक है। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर है। 14 नंबर की लुइस ब्रेन जो है इसको NH3 बोला जाता है, नीला कशिश CuSO4 इंटू 5H2O, कली चूना CaO बोला जाता है, और कार्बाइल एमीन C6H5। ये देखिए, ये लास्ट वाले पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इग्नोर करते हैं, कितना इसको अपनी कॉपी में नोट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो 2013 से शुरुआत करते हैं, 12 तक कंप्लीट हो गया। 2013 का जो पहला सवाल पूछा गया कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और याद रखिएगा कि भाई कांच, ठीक है, कांच जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा सवाल कि निम्न में से किसका हिमांक अवनमन जो है वो अधिकतम होगा, तो याद रखिएगा कि K2SO4 इसका जो है वो हिमांक का अवनमन जो है वो बहुत अधिकतम होता है। क्लियर है बच्चा? आइए एक सेकंड, तीसरे सवाल की ओर अगर रुक करें तो कह रहा है कि किसी विलयन के 200 ml में अगर 2 ग्राम NaOH घुले हो तो विलयन की मोलरता क्या होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा सवाल कर रहा है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा कि इसकी जो मोलरता होगी ये 0.25 होगी, और द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर जो मुक्त होता है वो सोडियम मुक्त होता है। 4 क्वेश्चन डील हो गया। चल, पांचवें सवाल की ओर और छठे सवाल की ओर रुक करे तो पांचवा सवाल कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है कितना। और छठा सवाल कि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किसके ऊपर व्यक्त होता है। अगर आपको अभिक्रिया कुछ इस तरह से है तो आपको पूछा गया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ठीक है। तो क्योंकि बहुत कम टाइम में हमें बहुत कुछ सॉल्व करना है, तो पांचवा का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, ठीक है। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन में मुक्त करता है भाई 31.75 ग्राम Cu। और किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। अगर वेग आपको कुछ इस तरह से दिया है तो इस अभिक्रिया की कोटि बतानी है आपको। तो छठे सवाल की ओर रुक करते हैं। छठा सवाल राइट आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, अभिक्रिया की कोटि 3 है। सातवें प्रश्न की ओर अगर रुक करें और आठवें प्रश्न की ओर अगर रुक करें तो सातवां प्रश्न बहुत प्यारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और आठवें सवाल की ओर कि निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा कि 7 का राइट आंसर डी होगा, सोना, ठीक है, ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और 8 का राइट आंसर सी होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ठीक है। तो अब हम लोग रुक करते हैं 9वें प्रश्न की ओर कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होना चाहिए। और 10वां प्रश्न कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो याद रखिएगा कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत होगा ये मोनाजाइट होता है, कोई शक नहीं। और 10वें प्रश्न की ओर अगर रुक करें कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है, तो 10वें प्रश्न को अगर हम कहेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो Zn2+ होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। मिथाइल क्लोरीन से सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। और 12वां सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो याद रखिएगा कि 11वां सवाल का राइट आंसर बहुत लग्जीरियस है, बहुत परेशान करने वाला ये प्रश्न है कि मिथाइल, ये नीट वगैरह में ज़्यादातर इस तरह के प्रश्नों को, मेडिकल लाइन में बहुत प्रश्नों को इस तरह के पूछे जाते हैं कि मिथाइल क्लोरीन से सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो याद रखिएगा कि 11 नंबर सर CCl4 भी बनाएगा, CH2 भी बनाएगा, और CH2 इंटू Cl2 और CHCl3 ये तीनों बनाएगा, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ABC। और 12वां के निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के जलीय विलयन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो 12वां सवाल राइट आंसर जो होगा ये होगा A और C, यानी सोडियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों मुक्त कर देगी। 13वां सवाल, ठीक है, 13वां सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। तो याद रखिएगा कि बॉक्साइड भी है, ओह सॉरी यही है ना प्रश्न आपका, हाँ। निम्नलिखित में से कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर एल्यूमिनियम का बॉक्साइड भी होता है,
क्रायोलाइट भी होता है, और ठीक है फेल्स स्पॉट ये होता है, यानी मालाकाइट नहीं होगा ये आपका, ठीक है। और याद रखिए कि अमोनिया कैसे प्राप्त होता है, हेवर विधि के द्वारा। नाइट्रिक अम्ल जो है वो ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। कार्बन जो है टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। और ओलियम इसका सूत्र ये होता है H2SO7। तो आज की वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, 2014 से 2021 अगले सीरीज में, क्योंकि लंबा हो जाएगा, परेशानी भी आपको होगा। इस सीरीज के ऊपर मैं बहुत सारे कमेंट देखना चाहता हूँ, मतलब इस क्लास के ऊपर बहुत सारा फीडबैक, बहुत सारा शेयर, बहुत सारा लाइक का बटन देखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि 2014 से 2021 हम अगले वीडियो में करवा दें, तो इतना आपको करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। वरना अगर इसके ऊपर बहुत बेहतरीन फीडबैक नहीं आया तो मे बी मैं 2014 से ना बना पाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम। और हाँ, 2023 के लिए अपने भाई बहनों मित्रों को जरूर बताइएगा कि ड्रीम क्लासेस सभी के बैचेस लॉन्च कर चुकी है। सफलता बैच है नाम ड्रीम क्लासेस के, लर्निंग ऐप के ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके लिए फॉर कॉम्पिटेटिव बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, डिफेंस लाइन, मेडिकल लाइन, एनडीए, इन सबों के बैच 10 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तैयार रहिएगा, कमर कस के तैयार रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।